नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वैदिक अभिप्रेरणा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से बाबा रामदेव का और ज्योतिषियों का आपस में मतभेद और विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव इससे पहले भी ज्योतिष के ऊपर पहले टिप्पणियाँ कर चुके हैं और ये पहली बार नहीं जब किसी व्यक्ति ने ज्योतिष के ऊपर टिप्पणियाँ की हो। ऐसे कई लोग हैं जो ज्योतिष के ऊपर टिप्पणियाँ कर चुके हैं। भारत में ये बहुत आम बात है। हिंदुओं के ऊपर, हिंदू संस्कृतियों के ऊपर, हिंदू साहित्य और शास्त्रों के ऊपर टिप्पणियाँ करना बहुत ही आम बात है इस देश के अंदर, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत भिन्न होती है। जैसे कि अगर बात करें ज्योतिष की, तो टिप्पणीकार ने कहा है कि ज्योतिष एक प्रकार का भ्रम है, ढोंग है, झूठ है। तो आप ही विचार करिए, अगर ज्योतिष ढोंग हो जाएगा तो भारत का अपना अस्तित्व क्या बचेगा। ज्योतिष के ढोंग होते ही हमारे सारे शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। और जिस आयुर्वेद को लेकर के बाबा रामदेव जैसे अन्य व्यक्तियों ने इतनी तरक्की प्राप्त की है, इतना यश प्राप्त किया है, तो वह आयुर्वेद भी झूठा हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद की औषधियों को तोड़ने के लिए एक निश्चित समयावधि की आवश्यकता होती है, एक निश्चित नक्षत्र की आवश्यकता होती है। नक्षत्रों का अतिक्रमण करके अगर आप औषधियों को तोड़ते हैं तो औषधियाँ अपना पूरा फल नहीं दे पाती। परिणाम स्वरूप क्या है, देश में बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा तो करते हैं, लेकिन उनकी चिकित्सा का संपूर्ण फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आयुर्वेद भी कहीं न कहीं अपनी मूल से थोड़ा सा हट गया है। हर एक औषधि का एक निश्चित समय है, ज्योतिष के अनुसार आयुर्वेद में भी है, और हर एक औषधि का एक निश्चित नक्षत्र है। नक्षत्रों का, समय का और तिथियों का, दिनों का अतिक्रमण करने से भी दवाइयाँ पूरा फायदा नहीं कर पाती। ये तो हो गई ज्योतिष के साथ में आयुर्वेद के सामंजस्य की बात। अब आते हैं ज्योतिष की वास्तविकता पर। अगर ज्योतिष झूठी पड़ जाए तो भारत के समस्त ग्रंथ झूठे इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि भारत के समस्त ग्रंथों में कहीं न कहीं उनके जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथकारों ने जिन जिन चीज़ों का विवेचन किया है, उन्होंने ये नहीं कि मन से उठा करके कुछ भी काल्पनिक लिख दिया हो। उन्होंने हर चीज़ का एक बखूबी प्रमाण दिया है, और वो प्रमाण दिया है तिथि, काल, नक्षत्र के अनुसार। जैसे श्री कृष्ण का वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है, उनके जन्म का वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है, तो उन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की कुंडलियों तक का उसमें विवेचन है। तो वर्तमान में हम अगर जन्माष्टमी मनाते हैं और अगर हम ज्योतिष को झूठ मान लेंगे, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप जन्माष्टमी तिथि के अनुसार मनाएंगे? ये अंग्रेजी तिथियों के अनुसार मनाएंगे? 26 मार्च को जन्माष्टमी मनाएंगे? कभी भी ये संभव नहीं हो सकता। ज्योतिष के बिना तो संभव हो ही नहीं सकता। एकादशी का व्रत हमारे भारत में जो किया जाता है, चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है, या और भी कोई काम किए जाते हैं, तो बिना ज्योतिष के तो ये संभव ही नहीं है। अब ऐसे में अगर रामदेव कह रहे हैं कि ज्योतिष ढोंग है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विवाह से पहले वर और वधू की कुंडलियाँ मिलाने से पूर्व आप क्या करेंगे? क्या उन दोनों को आसन करवा करके देखेंगे कि ये दोनों शीर्षासन कर सकते हैं तो इन दोनों की जोड़ी पक्की है, और शीर्षासन नहीं कर सकते तो वर को या वधू जिसकी भी कमी है उसको पहले शीर्षासन सिखाएं। कुंडलियाँ कौन मिलाएगा अगर आप ज्योतिष को झूठ बता देंगे तो? जन्म नक्षत्र की जानकारी कैसे होगी अगर आप ज्योतिष को झूठ बता देंगे तो? और ज्योतिष के झूठे पड़ते ही भारत झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि भारत की हर वस्तु का एक निश्चित काल है। जैसे वर्तमान में कलयुग के कितने वर्ष हो गए, इस तक की गणना सूरज के पास में है। और यहाँ तक नीति कहती है, दूतो न संचरति खे न चलेच्च वार्ता पूर्वम न जल्पितमिदं न च संगमोस्ति एवं स्थितम रभिषि ग्रहणम प्रशास्तम जानाति यो द्विजवरः स कथम न विद्वान। ये तो बात ज्योतिष की थी। अब बात आते हैं ज्योतिषियों की। कोई अगर ज्योतिषियों को पाखंडी कहे तो उनके लिए नीति का यह सूत्र है कि आसमान में न तो कोई दूत चलता है, कोई व्यक्ति नहीं है आसमान में जो वहाँ से जाकर के आपको सूचनाएं दे दे कि आसमान की क्या स्थिति है। कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं है जो आपको जानकारी दे दे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और पहले से कहीं कुछ निश्चित नहीं होता। न च संगमोस्ति, किसी प्रकार का कोई संगम नहीं है बादल में, आसमान में। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी एक आचार्य, एक ज्योतिषी, वो आपको बताता है कि किस दिन, किस समय पर, किस स्थान पर सूर्य ग्रहण है, किस स्थान पर चंद्र ग्रहण है, तो उसकी पूरी जानकारी बिल्कुल सटीक रहती है। वर्तमान में हमने सैटेलाइट बनाए हैं, ये कोई ज़्यादा पुराना काम नहीं है। 100-200 साल, 300 साल पहले सैटेलाइट का आविष्कार हुआ है, और सैटेलाइट ने फिर धीरे धीरे करके हमको ये बताना शुरू किया है कि
चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, पृथ्वी की स्थिति कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, सूर्यमंडल की स्थिति कैसी है। तो ये कार्य जो सैटेलाइट ने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात हमें 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में जो बताया है, वह भारत और भारत का ज्योतिषी सदियों से जानता आया है। नासा का करोड़ों का खर्च जिस दिन एक्यूरेट चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बताता है, एक ब्राह्मण, एक ज्योतिषी का 50 रुपए का पंचांग भी बिल्कुल वही बताता है। नासा के सैटेलाइट से हो सकता है, इसरो के सैटेलाइट से हो सकता है कि कोई भूल हो जाए टेक्निकली फॉल्ट होने के कारण, लेकिन भारत के पंचांग से कोई भूल नहीं हो सकती कि किस दिन चंद्र ग्रहण है, किस दिन सूर्य ग्रहण है, कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और रही बात ऐसे लोगों की जो ज्योतिष पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो भारत और भारत की सभ्यताओं पर आक्षेप तो सदियों से लगाते आए हैं लोग, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप किस स्थान पर हैं, उस स्थान पर जाकर के अगर आप जो